Hello everyone, welcome to MH Teaching. As you all know that we are doing the first chapter of biology of 9th class, that is the fundamental unit of life. ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल. जैसा कि हमने सेल के बारे में पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स. लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और सॉलिड रिजिड कवरिंग प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल में, फंजाई में, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, इनमें रहती है ये वॉल एंड इसको बोलते हैं हम सेल वॉल. The cell wall is solid, rigid covering present around the cells outside the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सॉलिड कवरिंग होती है प्लांट सेल में, फंगस के सेल में, प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स के सेल में, एंड इट इज़ नोन एज सेल वॉल. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है? तो कुछ एक सेल्स में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, कुछ एक में हेमीसेलुलोज, कुछ में लिग्निन, पैक्टिन एंड वन मोर इज, जैसे कि फंगस की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो ये आगे इसके कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन एंड काइटिन की बनी होती है. क्लियर. नेक्स्ट आया अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल. प्लांट सेल में होती है. प्लांट सेल्स को एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशंस को भी झेलना पड़ता है, हवा, पानी, बारिश जो भी है, ठीक है. तो एक तो हार्ड होने की वजह से ये तो पहला तो आ गया फंक्शन इसका, सेल को ये रिजिडिटी देती है एंड शेप देती है. क्लियर. इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू सेल. नेक्स्ट आया हार्ड है तो उसको मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है सेल को ये. बीइंग रिजिड द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एनी मैकेनिकल इंजरी. तीसरा आया किसी भी माइक्रोब्स या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एंटर नहीं होने देती है सेल के अंदर. बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन द सेल. 3 क्लियर हो गए. नेक्स्ट आया प्लाज्मोडेस्मेटा. अब ये टर्म आती 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटा. 2 सेल है, मान लो आज इमेजिन करो कि 2 सेल्स रखे हैं, प्लांट सेल एडजेसेंट टू ईच अदर. उन्होंने जब ट्रांसपोर्टेशन करनी है मटेरियल की एक सेल से दूसरे सेल में, तो उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं और उन पोर्स की वजह से उनके थ्रू दोनों सेल्स के बीच में एक ब्रिज जैसा एक कनेक्शन बन जाता है, ब्रिज जैसा, जिसके थ्रू मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे को. तो उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. क्लियर. सेल वॉल्स हैज़ माइन्यूट पोर्स थ्रू विच adjacent cells develop plasmodesmal connection for the transportation of materials. Clear. Plasmodesmata are a cytoplasmic connection between the two cells through their cell wall. तो ये भी आ गया, प्लाज्मोडेस्मेटा भी बनते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आया एंडोस्मोसिस. अब कल हमने पढ़ा था एंडोस्मोसिस क्या होता है. जब भी किसी सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जो वाटर कंटेंट है वो सेल के अंदर जाता है और वो फूल जाता है. अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डेलिकेट होती है तो वो बर्स्ट हो जाता है. लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होने की वजह से जब एंडोस्मोसिस होता है तो वो सेल बर्स्ट नहीं होता है. क्यों? ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, और वो उस एंडोस्मोसिस को स्टॉप कर देती है. क्लियर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, किसी सेल को नहीं, जब एनिमल सेल को और प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एनिमल सेल जो है बर्स्ट हो जाता है और प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है. वाई? द रीज़न इज़ क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल रहती है. एक ये फंक्शन आ गया एंडोस्मोसिस. सेल वॉल ब्रिंग्स एन ऑटोमेटिक स्टॉप टू एंडोस्मोसिस व्हेन द सेल हैज़ बिकम टर्जिड. क्लियर. नेक्स्ट फंक्शन इज सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट, फंगल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स टू विदस्टैंड एडवर्स चेंजेस इन द सराउंडिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो ये हो गया ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ
सेल वॉल शेप देती है, रिजिडिटी देती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है सेल को, और फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रोब्स से बचाता है सेल वॉल, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, एंडोस्मोसिस में को स्टॉप करता है, ठीक है, और एडवर्स कंडीशंस को विथस्टैंड करने में हेल्प करता है. दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. अब कल हमने सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा था. आज हमने एक और प्लांट सेल की कवरिंग के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ द सेल वॉल. अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ तो आपको भी पता लग गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, डेलिकेट होती है, और सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है. दूसरा डिफरेंस आ गया, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, एंड सेल वॉल जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वैसे नहीं होती है. क्लियर. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है सभी एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जबकि जो सेल वॉल जो है, जो प्लांट सेल की और फंगल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और उनमें सेल मेम्ब्रेन इनर टू सेल वॉल होती है. क्लियर. चलो यहाँ से जो स्लाइड बनाई है उसे देख लेते हैं. सेल वॉल अकरेंस, इट अकर्स इन प्लांट सेल्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया. और सेल मेम्ब्रेन इट अकर्स इन ऑल टाइप ऑफ सेल. दूसरा है प्लेस, सेल वॉल कहाँ होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, आउटसाइड ऑफ द सेल. और सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, आउटर मोस्ट लेयर इन वॉल लेस सेल्स, जिनमें सेल वॉल नहीं होती उनमें आउटर मोस्ट होती है, एंड इनर टू वॉल इन वॉल कंटेनिंग सेल्स, और जिनमें सेल वॉल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन की पोजीशन इनर टू सेल वॉल होती है. क्लियर. सेल वॉल इज थिक, सेल मेम्ब्रेन इज थिन. नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेल वॉल इज नॉन फ्लेक्सिबल, सेमी इलास्टिक एंड रिजिड, व्हेयरएज द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. ये मैंने आपको भी पहले भी बता दिया. नेक्स्ट आया कंपोजिशन, आज ही पढ़ा हमने सेल वॉल का. सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन की बनी होती है, व्हेयरएज द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स भी बोल सकते हैं, एंड प्रोटीन की बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिकैप कर सकते हैं आप, जैसे बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती है. नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी. तो सेल वॉल इज परमिएबल टू वाटर एंड वाटर डिजॉल्व सब्सटेंसेस, सब कुछ इसमें से पास हो जाता है, ठीक है. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ डिफरेंशियली परमिएबल. गैसेस के लिए इसकी परमिएबिलिटी अलग है, वाटर के लिए अलग है, अदर सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंस हमने कल पढ़ा था. परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सारी टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर में करी हुई हैं. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल वॉल का क्या है, शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है सेल की, एंड स्ट्रेंथ टू द सेल्स. एंड सेल मेम्ब्रेन इट होल्ड्स सेलुलर कंटेंट एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू इट. सो क्लियर, ईजी है. जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर भी देखा होगा वो आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, ये हो गया हमारा सारा, हम कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर. तो सेल स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहला पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कर लिया, उसी के अंडर हमने सेल वॉल भी किया. उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती थी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में, वो था न्यूक्लियस, विच इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. लेकिन जो एडल्ट, जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, ओल्ड प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें ये पेरिफेरल भी होता है, क्योंकि उनमें बड़ी साइज़ का वैक्यूल रहता है. वैसे तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये सेंट्रल होता है. तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल. क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, कि न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था. तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्चिड रूट सेल. टिपिकल सेल्स सबने देखे होंगे, स्ट्रक्चर्स देखे होंगे. यहाँ पे भी प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको दिखाया था सेल का. तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है क्या चीज़ न्यूक्लियस? इट इज़ अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल होता है. इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है. और न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है,
1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। शेप कैसी होती है? राउंडेड और ओवल इन आउटलाइन। और पोजीशन मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल इन पोजीशन इन एनिमल एंड यंग प्लांट सेल्स एंड इन मैच्योर प्लांट सेल इट इज़ पेरिफेरल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज़ अबाउट जनरल अबाउट न्यूक्लियस। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बहुत ईजी है। दैट इज़ न्यूक्लियस हैज़ 4 कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो आ गया आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, सबसे बाहर जो ऑरेंज कलर की आपको डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर एनवेल्प। ठीक है, और जो न्यूक्लियर एनवेल्प है आपकी, ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को अलग करती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो डबल लेयर है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस रहता है दैट इज़ नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेल्प होती है, मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एनवेल्प भी बोल सकते हैं, इसमें पोर्स आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में, दिस आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। इनका फंक्शन क्या है? इट हैज़ पोर्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो न्यूक्लियस हैज़ 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आया, इस पिक्चर में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे बीच में, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन रेटिकुलम। ओके, इनमें जो होती है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे डीएनए। नेक्स्ट, इस पिक्चर्स में आपको लास्ट एक और ब्राउन सेंटर में एक ग्रे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। इसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इसमें आरएनए राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं और राइबोसोमल आरएनए बनता है। क्लियर? तो ये आ गए 4 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियस के सबसे बाहर की कवरिंग जो डबल लेयर्ड होती है, उन दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं उसको। और सॉरी, इसमें पोर्स भी होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो कि ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है जिसमें आपका राइबोसोमल आरएनए बनता है और राइबोसोम्स बनते हैं। अच्छा, एक बार रीडिंग करनी है तो इसको कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प, a double layered membrane that separates the nucleus from the cytoplasm, and the space between the two membrane is called perinuclear space. 1 marks में क्वेश्चन आ सकता है, but it's perinuclear space. And it has pores that allow molecules and ions to pass between the nucleus and the cytoplasm. Next is cytoplasmic surface of outer membrane bears ribosomes. ठीक है, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर एनवेल्प की, उसमें राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियर एनवेल्प है वो सेल के साइटोप्लाज्म में जो एक ऑर्गेनेली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ जुड़ी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, ए सेमी सॉलिड फ्लूइड दैट फिल्स द न्यूक्लियस एंड कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन जिसमें होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन होंगे। इट इज़ सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं इसको। एंड इज मेड अप ऑफ वाटर का बना होता है, सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब हमने बोला कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन है, तो ये क्रोमेटिन्स बता दिया मैंने आपको क्या है, डीएनए और हिस्टोन के बने होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन जनरली अपीयर्स एज नेटवर्क एंड इज कॉल्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और डीएनए कंटेन्स जीन्स। क्लियर? अब
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये जितना भी क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है टू फॉर्म थिक एंड रॉड शेप्ड हेरिडिटी स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो किसी सेल में क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कब हम देख सकते हैं, वो भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। रेस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे जिगजैग ऐसे नेटवर्क सा रहता है क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। इट इज़ डेंस राउंडेड एंड नेक्ड। नेक्ड क्या होता है? नेक्ड मीन्स जिसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है, जिस चीज़ के बाद, जिस स्ट्रक्चर के बाहर, दैट इज़ नेक्ड विदाउट मेम्ब्रेन कवर। तो न्यूक्लियोलस जो होता है राउंडेड होता है, नेक्ड होता है, दैट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन कवर होता है, अटैच टू द क्रोमेटिन इन ए स्पेसिफिक रीजन। और क्रोमेटिन फाइबर से ये अटैच रहता है न्यूक्लियोलस एक स्पेसिफिक रीजन में, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। फुल फॉर्म ऑफ NOR इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR से न्यूक्लियोलस किससे अटैच्ड होता है? क्रोमेटिन फाइबर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। नेक्स्ट आया अब हमारा डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो आई थिंक यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट इट। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एक तो ये आ गया है ना। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सेल के लिए भी और सारे ऑर्गेनिज्म के लिए भी। जबकि न्यूक्लियोलस के अंदर हमने दो ही चीज़ें पढ़ी। विद इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, और इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोमल RNA और राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसमें। फंक्शन न्यूक्लियस का, इट कंट्रोल्स द ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। और न्यूक्लियोलस क्या करता है? RNA सिंथेसाइज, राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज करता है, एंड राइबोसोम सब यूनिट्स को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो दिखती सी बात है, उसको स्टोर करेगा, उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा हमारे ऑफस्प्रिंग्स में। न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल एंड thus the hereditary characteristics of an organism. ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। क्लियर? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगले सेल में जाएगी। स्टोरेज ऑफ DNA, RNA एंड राइबोसोम को स्टोर करता है, एंड राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइजेज राइबोसोम्स। दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट अब आता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स भी होते हैं, तो हम करेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो किसके बने होते हैं? DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, मैंने पहले आपको बताया। और सिर्फ कब विजिबल होगा ये क्रोमेटिन्स जो होते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम कब ऐसी फॉर्म में आएगा? ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एंड दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब सेल नहीं डिवाइड होना होता है तो सारा का सारा क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स बना देता है। सेंटर में आप देख सकते हैं जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन सी हैं, दिस पॉइंट इज़ नोन एज सेंट्रोमियर, और जिसके साथ क्रोमोसोम की आर्म्स जुड़ी होती हैं। ओके, और ये जो 2 आर्म्स होती हैं, इनके जो टिप होती है दैट इज़ नोन एज टीलोमेयर, और जो एडजेसेंट आर्म्स जो होती हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्लियर? इसके अंदर रहता है DNA विच कंटेन्स जीन्स। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA टाइटली coiled अराउंड प्रोटीन called histones, and the DNA in chromosome is packaged to protect it and regulate genesis. Each chromosome has a constriction point called the centromere, जो कि आपको बता दिया, और इसकी 2 आर्म्स होती हैं। फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है सेल टू सेल। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स
जोड़े 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर सिंगल सिंगल देखें तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। अगर पेयर्स में बोलना है तो 23 पेयर्स, अगर ऐसे बोलना है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे में। एंड हमारे में जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें एक जो है 23 क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर। ठीक है, ईच पेयर कंटेन 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, इसीलिए तो बच्चों में जो आधे कैरेक्टर फादर से आते हैं, आधे कैरेक्टर्स जो होते हैं या फीचर्स जो होते हैं वो मदर से आते हैं। और विजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब इसके नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्रो मीन्स प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स पहले, कैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक्स क्या हुए, द सेल्स which do not have a well defined nucleus, means in which the genetic material is without nuclear membrane, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं which have a well defined nucleus with the nuclear envelope। क्लियर। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स पहले, कैरियोटिक मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनमें जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आ गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब कर लेते हैं इसका डिफरेंस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, मोस्टली जैसे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं इसमें। और यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ऑल आर यूकैरियोटिक सेल्स एंड दे आर लार्जर इन साइज। साइज यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोकैरियोट्स आर राउंड अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक में जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, उनके सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है। वेयरएज यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ट्रू वैक्यूल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में वैक्यूल ऑफ डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, और उसकी जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड इज फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ओके, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, जैसा कि अभी हमने किया। और न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S टाइप के होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं, वो फ्यूजन होता है, मतलब एक सेल ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, या फिर बडिंग, उसके छोटे छोटे बड सेल के ऊपर निकलते जाएंगे, लगते जाएंगे, और वो डिटैच होते जाएंगे और वो नया सेल बन जाएगा फिर। और जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवाइड करता है दैट इज़ बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आप देख सकते हैं ये ऑरेंज से कलर में जो होता है, जो है दिखाया गया है, दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल है ये, जो कि नेक्ड है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन है। और ये बताइए यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हैं जो ऑरेंज से कलर में दिखाया गया है, दैट इज़ द न्यूक्लियस और इट इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल, nucleus, prokaryotic and eukaryotic cell. Thank you.